Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 physics, that is current electricity. This is very important for both CBSE and ICSE. In ICSE, this is chapter number 8, current electricity, whereas in CBSE, this is इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट चिल्ड्रन। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, क्या कहता हूं कि अपने कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ। ये नोट्स तुमको आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यकीन मानो इसके सवाल करने में स्वाद आ जाता है बच्चों। बहुत ही मजेदार सवाल होते हैं इसके, न्यूमेरिकल्स हो या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल हो, ठीक है बच्चों, थ्योरी सवाल हो, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बच्चों से पहला चीज है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी आपस में रब करते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, चार्ज का, ठीक है बच्चों। मान लो जैसे कि मैंने वो दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी के बारे में अगर मैंने कहा, तो ये एक मैं ले सकता हूं शायद ग्लास, ठीक है। ग्लास को मैंने सिल्क के साथ में रब किया, या मैं बोलूंगा इबोनाइट रॉड, ठीक है बच्चों। इबोनाइट रॉड को अगर हम रब करेंगे फर के साथ में, तो क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये एक बॉडी है, दैट इज ए, है ना। इसमें हमने रब किया दूसरे बॉडी के साथ में, दैट इज बी, ठीक है बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बच्चों, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया, बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, बॉडी बी से। तो ए में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंक्रीज इन ए, राइट। वेयर एज इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, घट गया। समझ में आया बच्चों, बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन घट गया, बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, दैट इज नेगेटिव। तो अगर ए में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है तो ए एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बी में से इलेक्ट्रॉन आ गया है ए में, मतलब बी में इलेक्ट्रॉन घट गया है, तो बी एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया बच्चों। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन, आई मीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जिसमें आया है, जैसे कि यहाँ पर ए में इलेक्ट्रॉन बी से ए पे आ गया है, तो ए पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और बी से इलेक्ट्रॉन आया है ए पे, तो बी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया है, तो चार्ज बी पे क्या डेवलप होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मेरे को, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब हमने दो बॉडी को रब किया तो चार्जेस के ट्रांसफॉर्मेशन हुए, कौन बॉडी पॉजिटिव आया, कौन बॉडी नेगेटिव आया, हमने यहाँ पर डिस्कस करा, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पर दो चार्ज आएगा, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो बच्चों अगर मान लो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा बच्चों, अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हमने रखा नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी रखा नेगेटिव चार्ज, तो इस दोनों केस में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा। समझ में आया बच्चों। तो यहां से हमें पता चला क्या बच्चों, कि लाइक पोल, ठीक है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है बच्चों, रिपेल ईच अदर, राइट, ईच अदर। वेयर एज अनलाइक पोल, ठीक है, अनलाइक पोल मतलब क्या बच्चों, अलग अलग पोलैरिटी, ठीक है, इज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया बच्चों, ये चीज तुम्हें याद रखना है, ठीक है। लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है, वेयर अनलाइक पोल क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। समझ में आएगा यहाँ बच्चों, ठीक है। तो ये रहा व्हाट इज बेसिक्स ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है, बेसिक्स ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, ठीक है। आओ पढ़ते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, COULOMB, कूलम लिखते कैसे है, बड़े सी से, ठीक है। मान लो मैंने कहा 5 कूलम, तो हम लिखेंगे 5C। समझ में आया बच्चों। और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों, चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। चार्ज क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक सभी को पता होगा किसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया बच्चों। तो आओ बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी बोलेंगे, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर Q1 इक्वल टू 5 कूलम ले लिया, और Q2 इज इक्वल टू मान लो मैंने -7 कूलम ले लिया, ठीक है। तो अगर मुझे ऐड करना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करना है, तो Q1 कितना है बच्चों, 5 कूलम, Q2 कितना है, -7 कूलम, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 कूलम -7 कूलम इक्वल टू -2 कूलम। समझ में आया बच्चों। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर।
अच्छा, चार्जेस को हम ऐड भी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि बच्चों चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया बच्चों, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है पहला प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरा हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि चार्जेस आर चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आओ बताते हैं क्या है ये, देखो ध्यान देकर सुनो। मान लो बच्चों ये एक कोई बॉडी ए है, ठीक है, और ये कोई दूसरा बॉडी क्या है बच्चों, बी है। समझ में आया, तो ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है ना, और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। तो अब सवाल ये उठता है बच्चों कि मेरे हाथों में जो पेन है ये क्या चार्ज बॉडी है, तो सवाल उठता है नहीं ये चार्ज बॉडी नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। समझ में आया बच्चों, ठीक है, अगर न्यूट्रल बॉडी है तभी तो मैं इसको होल्ड करके रखा हूं, अदरवाइज मुझे शॉक लगता अगर मैंने चार्ज बॉडी को टच करा तो। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है ए से बी में, तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चों क्या मैं यहाँ पर 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, या मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं, तो सवाल उठता है बिल्कुल नहीं। तुम अगर रब भी करते हो तो 3.5 या 5/2.5 या 4.5, आई मीन टू से फ्रैक्शनल चार्जेस कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है भाई क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, राइट। तो छोटा शब्द, अगर ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि ये है, तो तुम उसको फर्दर ब्रेक कैसे कर पाओगे, इसलिए फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर ये ब्रेक हो गया, आई मीन टू से फ्रैक्शनल चार्ज और ट्रांसफर हो गया, तो काहे का छोटा पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो ये दुनिया का चूंकि सबसे छोटा पार्टिकल है, इसीलिए तुम फ्रैक्शनल चार्जेस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो बच्चों, तुम होल नंबर में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मान लो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन तुमने ट्रांसफर कर दिया, 20 ट्रांसफर कर दिया, 1000 ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया कि बच्चों, बताओ मुझे। तो यहां पर हुआ क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q इज इक्वल टू N इंटू E। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। समझ में आया बच्चों, तो चार्ज को हमने पैकेट्स बना दिया। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-1 +-2, ऐसे करते करते प्लस में आई मीन ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमने होल नंबर में चार्ज को क्या, आई मीन उसे मतलब इंटीजर में चार्ज को हमने क्या करा, दैट इज ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया कि नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल चार्जेस ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। तो समझ में आया बच्चों, क्या है, पहला क्या था, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसको लिख दो अच्छे से बच्चों, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों, है ना, तो क्या है तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो बच्चों क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, मान लो यहाँ एक बॉडी है, ये 2 बॉडी है, ये तीसरा बॉडी है। फॉर एग्जांपल इसमें -5 कूलम का चार्ज है, इसमें 7 कूलम का चार्ज है, इसमें 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो चूंकि ये आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज क्या रहा बच्चों, 10 + 7 कितना, 17 से माइनस कर दिया 5 कितना, 12 कूलम चार्ज रहा। ठीक है, अब उसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमने वही 3 बॉडी ले रखा बच्चों। ठीक है, राइट। मान लो इसमें मैंने दे दिया 5 को -4 कूलम दे दिया। ठीक है, इसमें दे दिया 8 कूलम, इसमें रख दिया x कूलम। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने क्या कहा कि जब क्या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन द कांस्टेंट। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या है बच्चों, 12 कूलम है, तो यहाँ पे तीनों का नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 12 कूलम। तो क्या होगा बच्चों, x - 4 कूलम + 8 कूलम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों, 12 कूलम होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, x दिस इज +4 इक्वल टू 12, और x कितना हो जाएगा, 8 कूलम। समझ में आया बच्चों, कितना हो जाएगा, 8 कूलम। तो अगर हम यहाँ पे 8 कूलम देते हैं तो 8 कूलम कितना हो गया बच्चों, 16 कूलम हो गया। ठीक है, वहां से तुम कर दिए -4 कूलम। समझ में आया कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 12 कूलम। तो 12 कूलम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहा। समझ में आया बच्चों, तो ये 3 तरह के प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आओ चर्चा करते हैं हम लोग आगे की। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें दिया कि Q बराबर 1 कूलम। बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज, तो क्या है Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। तो n क्या हो जाएगा, Q बाई E। और हम सबको पहले से पता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रहे बच्चों, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने ले लिया इसका मान लो मैग्नीट्यूड। तो n कितना आ जाएगा बच्चों, n इक्वल टू 1 बाई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया बच्चों। तो अब एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 1.6 से हट के 16 बन जाएगा, राइट। और सॉरी बच्चों, यहाँ ये प्लस हो जाएगा ना, ये -19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक 10 और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दे कि यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 16। समझ में आया बच्चों। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो विच इज नियरली इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्जेस में। ध्यान देके सुनो बच्चों यहाँ पर, हाँ, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 10⁻18, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो बच्चों याद रखो, दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी कभी भी नहीं होगी। समझ में आया बच्चों। एक ही चीज दिक्कत है क्या बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते हैं, राइट, लेकिन और जिसको हम देख नहीं सकते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस हमें, आई मीन टू से हम एनालाइज कर सके, इसलिए हमें ये सब चीजें जाननी जरूरी है। इज दैट क्लियर बच्चों। सो ये अच्छा सवाल है, लिख लो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, राइट, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आओ पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, बच्चों एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो बच्चों ये एक बॉडी है ना, ये दूसरा बॉडी है, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे बच्चों, है ना। बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है, हमने इसको लगा दिया एक मेटालिक वायर के थ्रू। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये मान लो मैंने कहा इसको क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब दो बॉडी को मैंने ज्वाइन कर दिया है बाय मींस ऑफ अ मेटालिक वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों। तो याद रखना बच्चों, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो अगर मैं चर्चा करूं पॉजिटिव की बारे में, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रल बॉडी के बारे में, तो इसमें क्या है बच्चों, किसे कहेंगे हम, न्यूट्रल बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में हो। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो जाएगा, कहां से बच्चों, दैट इज B to A हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या लिया बच्चों, कि इसको कर दिया नेगेटिवली बॉडी, राइट, और ठीक मेटालिक वायर से सेम से मैंने यहाँ सेम न्यूट्रल बॉडी को कनेक्ट कर दिया। लेट दिस इज A, दिस वन इज B। समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब A के पास में नेगेटिव चार्जेस है, तो नेगेटिव चार्जेस किसके होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन के होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, वो बॉडी ए से बॉडी बी पे फ्लो करेगा। तो ये रहा बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया कहां से, बॉडी ए से बॉडी बी में। ठीक है, तो ए टू बी फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हम लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने ए को और वायर से कनेक्ट कर दिया एक मेटालिक वायर से बी को, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास में है, बी के पास में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा कहां से, बी से ए की तरफ में। ठीक है बच्चों, तो एक चीज याद रखना बच्चों, क्या फ्लो हमेशा कौन करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो हमने ये 3 केसेस लिया, इस केसेस की हम आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल ये बेसिक था इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा तो तुम इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसका नोट बना लो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, हाँ, कि नोट बनाने में ध्यान दो ताकि ये नोट तुमको आगे हेल्प करे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने में मदद करे, राइट बच्चों। अब आप पढ़ते हैं बच्चों, क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, है ना बच्चों। क्या है करंट, देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो यहाँ अपने कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। ओके, सो बच्चों वेरी इजी, व्हाट इज आई, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई बराबर Q बाई T, मतलब नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज व्हाट नोन एज करंट। ठीक है बच्चों, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि भाई इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, यूनिट क्या होगा, दैट इज नथिंग बट, है ना, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, दैट इज नथिंग बट 1 एम्पियर, लिखते हैं 1A। समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो 1 कूलम पर 1 सेकेंड क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, दैट इज करंट का यूनिट है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ऐसा यूनिट है, इज दैट क्लियर। और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। ठीक है बच्चों, तो ये I बराबर Q बाई T होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, लेट अस डिफाइन 1 एम्पियर।
ठीक है। व्हाट इज 1 एम्पियर बच्चों? तो आई कैन राइट 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम पर 1 सेकेंड। मतलब क्या होगा इफ आई डिफाइन, सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the conductor when 1 coulomb of charge flows for 1 second, or I can say flows per second, that is what the 1 ampere। तो बच्चों एक चीज हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है ना, करंट बच्चों, करंट हमेशा क्या होता है, थ्रू, THROUGH, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है बच्चों। करंट क्या होता है हमेशा थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और वोल्टेज और आई मीन टू से पोटेंशियल, जिसकी चर्चा हम बाद में इसके बाद करने वाले हैं, हमेशा अक्रॉस होता है, ठीक है बच्चों। हमेशा क्या होता है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना। सो करंट हमेशा थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बच्चों, अक्रॉस द कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये रहा करंट। करंट क्या है बच्चों, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 करंट, सॉरी 1 चार्ज पर 1 कूलम, ठीक है। अच्छा अब आप बच्चों बात करते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। बट क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कहता है Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ पुट कर दो बच्चों। सो I कितना आ गया, Ne बाई टी आ गया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकेंड। तो देखो चार्ज, देखो बच्चों चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो जो पहले था, हमने पहले कहा कि इट्स द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, अब हम ये कहने वाले हैं इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकेंड इट्स गिव द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों? सो दैट इज व्हाट आई कैन से द करंट, ठीक है। अब मान लो करंट के छोटे भी यूनिट होंगे, बड़े भी होंगे यूनिट, आई मीन टू से मैंने कहा 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, राइट। मैंने कहा 1 माइक्रो एम्पियर, क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 एम्पियर, राइट। तो ये जो मिली माइक्रो क्या है बच्चों, दे आर जस्ट द प्रेफिक्सेस, राइट। नाउ इफ आई से 1 किलो एम्पियर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 10 टू द पावर 3 एम्पियर, है ना। तो ये सारे छोटे यूनिट है और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा यूनिट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो बच्चों एक और तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं, जैसे कि सेल में, है ना। क्या होता है बच्चों सेल में, सेल में अगर हम सेल की चर्चा करें, तुमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो हाँ यानी। हालांकि मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। आई विल अपलोड वेरी सून, आई विल आल्सो अपलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, आई मीन टू से मैथ्स के भी बहुत सारे मतलब मैं चैप्टर्स को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्लास 10 के, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ एक क्या है बच्चों, एक कैथोड है और एक एनोड है, आई मीन टू से 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। इसको हमने कहाँ डिप कर दिया है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट में। कहाँ कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे कि मान लो H2SO4, है ना, या फिर हमने कहा कि एक्वस NaCl क्या होता है बच्चों, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है ना। तो बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस, आई मीन टू से ऑल द सब्सटेंसेस आइदर इन देयर एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट स्टार्ट कंडक्टिंग, ओके, और दे कंडक्ट, ओके। आई मीन टू से अगर मैंने तुम्हें कहा NaCl की बात करी मैंने बच्चों, तो अगर ये ब्रेक होगा तो Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा। बच्चों ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स ही है, करंट ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये Na प्लस क्या है और Cl माइनस क्या है, ये है कटायन, ये क्या है, एनायन। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। देखो ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसलिए इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है बच्चों, दैट इज क्या है, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, वाटर मिला दिया, तो क्या होगा बच्चों ना, वाटर इसको क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा, मतलब Na प्लस को अलग कर दिया, Cl माइनस को अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जो भी कैटायन है वो मान लो ये है कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। सो कैटायन किसे कहते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा कैथोड के पास में। याद रखना, कैटायन जाएगा कैथोड के पास में और एनायन जाएगा एनोड के पास में। तो मुझे बता बच्चों कि कैटायन की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Na प्लस है, तो Na प्लस बना कैसे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो ये कैटायन चल जाएगा कैथोड के पास में, तो यहाँ और सारे एनायन मतलब क्लोरीन माइनस में यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं। तो Cl माइनस क्या है बच्चों, इसका है एटॉमिक नंबर कितना है, 17, कन्फिग्रेशन क्या है 2,8,7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2,8,8 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आर्गन का कन्फिग्रेशन बन जाएगा जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो Cl माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो जो सारे एनायन से वो आ जाएंगे एनोड के पास में, तो एनोड के
पास में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके पास में कैटायन के पास में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये इन दोनों को एक मेटालिक वायर से कनेक्शन कर दें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनायन से कैटायन की तरफ में हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्यों ये कहा? तो मैंने कहा मान लो बच्चों तुम्हारे पास में Q1 नंबर ऑफ कैटायंस है, क्या है, Q1 नंबर ऑफ कैटायंस, और Q2 नंबर ऑफ क्या है बच्चों, एनायंस। ठीक है, राइट बच्चों। तो मान लो कि कैटायन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनायन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा I बराबर दैट इज Q बाई T। Q क्या है बच्चों, दैट इज N1 टाइम्स ऑफ कैटायन प्लस N2 टाइम्स ऑफ क्या, एनायन। ठीक है, मतलब Q1 जो है N1 नंबर है ना, और Q2 जो है वो N2 नंबर है। Q1 क्या है, कैटायन है, Q2 क्या है, एनायन है ना, होल डिवाइड बाय T। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो करंट। ठीक है बच्चों, राइट। हालांकि ये अलग केमिस्ट्री लग रहा है, लेकिन तुम ऐसे भी करंट को बना सकते हो, आई मीन से करंट फ्लो करवा सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन, आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, करंट हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इसके भी फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वंस वी फिनिश दिस चैप्टर। ओके, सेपरेट चैप्टर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट चिल्ड्रन, करंट। ठीक है, अब आओ बात करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या बात करते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान देके सुनो, है ना। तुम्हारे मान लो एक कोई एक मेटल्स है, हाँ देखो मेटल्स के पास में बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करंट मुझे कब मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी हमें करंट मिलेगा। मान लो बच्चे हमने क्या करा, हमने पंखा का स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, आई मीन टू से मैंने क्या कहा, पंखे का स्विच मैंने ऑन नहीं किया, और मैंने कहा कि हे पंखा प्लीज तुम रोटेट करो। क्यों? क्योंकि मुझे हवा चाहिए। तो क्या पंखा रोटेट करेगा? क्या सवाल उठता है? क्या बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया सप्लाई को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बच्चों। पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा था, दूसरे वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और हमें क्या मिला, करंट मिला। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो बच्चों चार्जेस होंगे, अगर वो स्टैटिक होंगे तो वो मतलब रुके हुए होंगे तो हमें करंट नहीं मिलेगा। चार्जेस का मूवमेंट करना पड़ेगा, चार्जेस को मूवमेंट करना पड़ेगा। तो चार्ज तो खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमको चार्ज को मूवमेंट कराना पड़ेगा ताकि हमें करंट मिले। समझ में आया बच्चों? तो आओ चर्चा करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वही है जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाता है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर के तरफ में। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैंने ले लिया, ठीक है, राइट। सो इट इज नथिंग बट, व्हाट इज नथिंग बट, सी पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग विच चार्ज, दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना बच्चों। यूनिट क्यों, मान लो मैंने इसको ले लिया क्यू नोट। यूनिट क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1 कूलम। समझ में आया कि नहीं आया। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि उसका पोलैरिटी है पॉजिटिव, प्लस और क्या है, टेस्ट चार्ज, मतलब इसको हमने ले रखा है टेस्टिंग करने के लिए। जैसे कि बच्चों हमारी माता जब चावल बनाती हैं तो क्या चावल पका है या नहीं पका है, सारे चावल को एक एक करके देखती हैं क्या, नहीं, सिर्फ वो एक दो दाना वो देख लेती है कि चावल पका है या नहीं पका। अगर एक दाना पका होगा तो इसका मतलब सारे चावल पक चुके होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या जो हमारी मम्मी एक वो दाना चावल का निकाल के देखी कि चावल पका है या नहीं पका है, क्या उस एक दाने की वजह से परिवार में कोई भूखा रहता है क्या? तो सवाल है ना। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये कैपिटल क्यू है, इसका चार्ज क्या है बच्चों, कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, कहीं भी हम इनफाइनाइट से एक चार्ज लेकर के आए, किधर लेकर के आए, एक चार्ज बॉडी की तरफ में। ठीक है, तो हमने जो वर्क करा उस वर्क का नाम क्या है बच्चों, पोटेंशियल। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल क्या किया बच्चों, इस जगह से इस जगह भेज दिया। ठीक है, यहां से यहां भेजा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है नहीं बच्चों, बताओ हाँ कि नहीं। तो फोर्स लगा तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, हाँ या नहीं बताओ। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो व्हाट इज वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हुआ, तो ये वही वर्क डन है जिसका नाम क्या है,
पोटेंशियल। तो मैं दोबारा बताता हूं, व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज व्हाट द पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज V इज इक्वल टू, दैट इज W बाई Q, राइट। मतलब ये वर्क डन है, V क्या है? वर्क डन है। मान लो अगर मैंने Q को ले लिया 1 कूलम, बच्चों Q का अगर मैंने लिया क्या 1 कूलम, तो V कितना हो जाएगा? सेम एज W हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? क्या न्यूमेरिकली इक्वल टू हो जाएगा, ना कि यूनिट वाइज, ठीक है बच्चों। तो V इज नथिंग बट द व्हाट? वर्क डन। सो इसलिए हमने कहा कि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस लिए भाई? क्योंकि वो एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के आ रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं है? बताओ हाँ यानी। तो ये रहा पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो मतलब चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब देखो पहला क्या है? पहला चार्ज बॉडी मैंने कहा लेट दिस इज पॉजिटिव, हाँ प्लस Q, ठीक है। मान लो बॉडी का नाम A है, ठीक है बच्चों। चार्जेस क्या है? प्लस Q है, ठीक है। तुम यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में? होना तो चाहिए रिपल्सन। बोलो हाँ यानी। लेकिन बावजूद इसके तुम उसको इधर लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुमने इसके मर्जी के खिलाफ वर्क करा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो तुमने इस चार्ज पे वर्क तो करा ना। सो सिंस अ फोर्स, और आई मीन टू से अ वर्क इज डन ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, तो इस पे जो वर्क करा, तो इस पे व्हाट इज द वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल? बच्चों क्या होगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ यानी वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द बॉडी इज नेगेटिव। जैसे कि मान लो बच्चों कि ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो मेरे बॉडी में एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो मैंने इस मार्कर को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेके आया, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया बच्चों? इस मार्कर पे वर्क किया। तो दिस इज द वर्क डन ऑन द मार्कर, ठीक है, बाय मी। ठीक, तो मेरा एनर्जी क्या होगा बच्चों? जाहिर सी बात है घटेगा। तो जो मेरा एनर्जी घटा, वही इस मार्कर का एनर्जी क्या किया? बढ़ा दिया। कौन सा एनर्जी बढ़ाया? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। समझ में आया बच्चों? जो मार्कर पहले क्या था? सरफेस पे था, अब वो एक हाइट पे आ गया, तो mgh एनर्जी जो मेरा बॉडी में था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। समझ में आया बच्चों? इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर वर्क डन किया। किसके ऊपर किया? दैट इज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया। कौन सा पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। भले ही इसके अगेंस्ट में किया, लेकिन इसके ऊपर तो किया ना, इसलिए वर्क डन, और आई कैन से द वर्क डन ऑन द Q नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। और मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव बॉडी के लिए पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आया बच्चों? पॉजिटिव बॉडी के लिए पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी को मैं लेता हूं नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब अभी बॉडी को क्या ले लिया मैंने? नेगेटिव। अगर मैंने बॉडी को नेगेटिव लिया और ये पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? अट्रैक्शन खुद ब खुद होगा। हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने वर्क नहीं करा, इसीलिए इस बॉडी का चार्ज क्या हो, आई मीन वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने वर्क कुछ नहीं करा। अगर हम यहाँ पर वर्क किए तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, ओके। लेकिन यहां हमने कोई वर्क डन नहीं करा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव बॉडी है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चूंकि अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए हमने कोई वर्क डन नहीं करा, इसलिए नेगेटिव चार्ज का जो होता है क्या पोटेंशियल, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा, है ना। और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्यों? यहाँ पर ज्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम यहाँ पर वर्क अप्लाई कर रहे हो, आई मीन टू से यहाँ पर एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज ऑलवेज क्या? ज्यादा होता है, तो एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, है ना। हालांकि हम एक और फॉर्मूला तुमको बता सकते हैं बच्चों, जो कि हम क्लास 12 में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है वो फॉर्मूला? फिलहाल के लिए तुम जान लो बच्चों, V इज इक्वल टू के Q बाई आर, ठीक है। K क्या है? एक कांस्टेंट है। Q क्या है बच्चों? Q जो चार्ज है, ठीक है। और R क्या है? मतलब जहां मतलब देखो, जैसे कि ये हुआ, ये बॉडी हुआ, कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लो, और यहाँ पर तुमको निकालना है क्या? पोटेंशियल निकालना है इस कोई P पॉइंट पे, हाँ। तो इसके सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू कैपिटल R होगी। आया बच्चों समझ में? ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये तो कांस्टेंट है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली किस पे है? प्लस Q पे, है ना। तो Q पे है, तो अगर चार्ज क्या हुआ बच्चों? पॉजिटिव हुआ, तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ज अगर नेगेटिव हुआ, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? कम होगा।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पॉजिटिव प्लेट के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, कम होगा। समझ में आया बच्चों सभी को, राइट। तो ये रहा पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो एक चीज याद रखना बच्चों, क्या यहाँ हमने बताया कि V इज इक्वल टू W/Q, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है बच्चों, आ जाओ बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं। तो बच्चों वर्क का यूनिट क्या होता है, ऐसा है, दैट इज 1 जूल। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। समझ में आया बच्चों। तो 1 वोल्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट इज पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अब सवाल उठता है भाई साहब डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट। ठीक है, तो व्हाट इज 1 वोल्ट, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था पहले कि करंट हमेशा थ्रू द कंडक्टर होता है, वेयरएज पोटेंशियल हमेशा अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर होता है। ठीक है, तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज नथिंग बट द व्हाट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क, कितना 1 जूल, है ना, इन ऑर्डर टू शिफ्ट और ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, फ्रॉम इनफिनिट टू द प्लेस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट वर्क डन इज व्हाट नोन एज पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो अगर हम इनफिनिट से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे लेकर के आ रहे हैं तो हम बोलेंगे पोटेंशियल। याद आया बच्चों, समझ में आया ना बच्चों, हाँ या नहीं बताओ। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ही है बच्चों जो चार्ज को मूव कराता है। ठीक है, चार्ज रहेगा मूव नहीं करेगा तो हमें करंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए पोटेंशियल की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब आप बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब मान लो वहां हमने क्या किया था, हमने इनफाइनाइट से लेकर के आया था कहां पर, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे। समझ में आया। अब हम एक पॉइंट से ले जाएंगे दूसरे पॉइंट में। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। मान लो ये पोटेंशियल ए है, तो भी ए में पोटेंशियल कितना है, भी ए, पॉइंट बी में पोटेंशियल कितना है, भी बी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज भी ए माइनस भी बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल का डिफरेंस बोलेंगे। समझ में आया बच्चों। और एक चीज याद रखना बच्चों, मैं तुमको बोलूं, कोई भी चीज अगर फ्लो करता है बच्चों, कोई भी चीज अगर क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसको बच्चों देखना वो हमेशा एक डिफरेंस में फ्लो करता है। जैसे कि मैं तुमको समझाता हूं, वाटर कैसे फ्लो करता है बच्चों, हाई लेवल से लो लेवल। बोलो हाँ यानी, हालांकि लो लेवल से हाई लेवल भी वाटर फ्लो करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर अगर इस्तेमाल करोगे, हमारे घर में मोटर इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो पानी जो जमीन आई मीन जो कुएं में है ना, वो ओवरहेड टैंक को चल जाता है, बट दैट इज नॉट द नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैंने कहा कि हीट कैसे फ्लो होता है बच्चों, तो हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। ठीक उसी प्रकार बच्चों, है ना, मैंने कहा कि करंट कैसे फ्लो होगा, सो करंट फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। समझ में आया बच्चों। हाँ, तो क्या है कन्वेंशनल और क्या है इलेक्ट्रॉनिक, आओ इसकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, करंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या होता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर, देखो ये है एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, मान लो ए, ये है एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, मान लो बी, है ना बच्चों, राइट। तो अब क्या करो, इसको तुम यहाँ पर एक मेटालिक वायर के साथ में जोड़ दो। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों कि मैंने कहा था व्हाट इज आई इज इक्वल टू दैट इज क्यू बाई टी, फिर हमने कहा एन ई बाई टी, मतलब करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकेंड है। आया बच्चों समझ में। ठीक है, तो ये है करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहा है, अगर हम बोले तो इसके बी के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि बी का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, ए के पास कम है। तो बताओ मुझे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ कहां से, बी से ए फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कहा कि पॉजिटिव पोटेंशियल, हमने क्या कहा बच्चों कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मैंने कहा अभी कुछ देर पहले बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये रहा भी ए। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल का, नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन भी बी, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया कितना, भी ए माइनस भी बी। जब भी ए माइनस भी बी आएगा तो ऑब्वियसली एक करंट फ्लो होगा जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वो करंट जिसका नाम है कन्वेंशनल करंट। तो बच्चों अगर मैं बोलूं आई सी बराबर माइनस ऑफ आई ई, ठीक है, माइनस क्यों, माइनस है सिर्फ डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर आया तो कन्वेंशनल उसके जस्ट
ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, सेम होता है। आया समझ में बच्चों, कैसे ए का हाई पोटेंशियल हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बी का लो पोटेंशियल हुआ क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जिसका नाम हमने क्या दिया, कन्वेंशनल करंट। और हम जब भी चर्चा करेंगे करंट की तो हम हमेशा बच्चों कौन सा करंट लेंगे, दैट इज कन्वेंशनल करंट लेंगे। समझ में आया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आया बच्चों समझ में, तो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ, क्या है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस है और क्या, राइट। तो दैट इज नथिंग बट W बाई क्यू, ये भी क्या है, W बाई क्यू, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है, राइट। क्या बच्चों, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम इन्फिनाइट से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में चार्ज को लेकर के आते हैं, कहीं भी इन्फिनाइट से द पॉइंट एट विच वी विश टू कैलकुलेट द electric potential। ठीक है, but when we are talking about the potential difference children, what is the meaning of this, it means कि potential between 2 point, okay, what is the potential between 2 point, that is what the potential difference, okay, and current always flows whenever there is a potential difference across the ends of the conductor। Am I clear to all of you? समझ में आया बच्चों, ध्यान देके सुनो अच्छे से, है ना। तो समझ में आया बच्चों तो प्लीज इसको तुम कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ, और नहीं समझ में आया तो वो भी लिखो ताकि मैं दोबारा उसको तुमको समझा सकूं। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो एज आई सेड बच्चों, VA माइनस VB दैट इज ऑल्सो W बाई क्यू। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 जूल ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, राइट। ये बन जाएगा हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो बच्चों लिखो, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत CBSE ICSE के लिए, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्या होता है रेजिस्टेंस, ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देके सुनो, है ना बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो बच्चों, है ना, मान लो हमने ये कंडक्टर ले लिया, है ना, क्या ले लिया बच्चों हमने, कंडक्टर, है ना। आओ थोड़ा चर्चा करते हैं क्या है कंडक्टर। देखो, कंडक्टर हम उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट करा सके, या फिर वो मटेरियल जिसमें मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तभी जाकर तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तभी तो वो दौड़ पाएगा। जैसो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ केमिस्ट्री के टर्म पे। ठीक है, मान लो बच्चा मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 13 है। कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8,3, बोलो हाँ या नहीं। तो हर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल चाहता है कि भाई मैं स्टेबल बनूं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि स्टेबल बने। ठीक है, राइट। तो बच्चों स्टेबल कैसे बनेगा, तो इसको या तो इसके नियर जो जो गैस है, कौन सा नोबल गैस है, उसका वो कन्फिग्रेशन लाने की कोशिश करेगा। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कौन सा इसके लिए आसान है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे के क्या बन जाएगा, Al+3 हो जाएगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2,8 आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो 2,8 आया मतलब क्या, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो ये बन गया स्टेबल, कौन सा, Al+3। ठीक है, अब इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए या नहीं हुए, हाँ कि नहीं। तो एक एटॉम जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ में आया बच्चों। अगर हम बात करते हैं किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, है ना, थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री में डाल दे रहा हूं बच्चों ताकि तुम्हें समझ में आए कि इन्फिनाइट हुआ कैसे, राइट। तो बच्चों व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज 27 ग्राम। ठीक है, राइट बच्चों। तो मैं निकाल लूंगा मोल, तो मोल क्या होगा बच्चों, मोल होगा, मान लो मास गिवन बाय मोलर मास, ये हो जाएगा मास गिवन बाय मोलर मास। तो मान लो हमने 27 ग्राम लिया और 27 ही उसका मोलर मास है, तो क्या निकला बच्चों, 1 मोल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के कितने एटॉम है, ठीक है, तो क्या बोलोगे बच्चों, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के इतने क्या है एटॉम्स है, और 1 मोल बराबर कितना ग्राम, मतलब 27 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर 27 ग्राम मैं लेता हूं, मुझे इतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, एल्यूमिनियम के एटॉम्स मिलेंगे। और हाँ, और हर एटॉम 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, लीव कर रहा है। तो बच्चों अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर
एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फ्री करेगा तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। आई मीन टू से Na विच इज एवोगाड्रो नंबर। ये कितना दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब 3Na। इसका मतलब बच्चों अगर तुम 27 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे, ठीक है, सॉरी 27 ग्राम ऑफ क्या लोगे, एल्यूमिनियम लोगे, उसमें कितने एल्यूमिनियम के एटम्स तुमको मिल जाएंगे, दैट इज कितने, एवोगाड्रो। और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो। तो बच्चों 10 टू द पावर 23 ये एक बहुत ही लार्ज नंबर है। समझ में आया बच्चों, बहुत ही लार्ज नंबर है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि दुनिया में किसी चीज की कमी हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी कभी भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे, समझ में आया बच्चों, इसको थोड़ा लिख लो नोट करके, राइट। इसका मतलब अब अगर ये एल्यूमिनियम है तो इस पे 10 टू मिनिमम तो इलेक्ट्रॉन किसमें कितना होंगे, 10 टू द पावर 23 अगर मैंने 27 ग्राम मात्र लिया है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, जिस एटम, जिस भी मेटल, आई मीन जिस भी सब्सटेंस में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। तो एल्युमिनियम क्या है, एक अच्छा मेटल है बच्चों। तो मेटल क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की बच्चों, दैट इज क्लोरीन 287 फॉर एग्जांपल, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, क्या बन जाएगा, क्लोरीन -2,8,8, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसका इलेक्ट्रॉन घट गया, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब चार्ज क्या होगा, एक्वायर, दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये क्या होगा, 288 जो कि ऑलरेडी आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि क्लोरीन अब स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला नहीं है। आया बच्चों। तो ये जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री क्या खाक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री अगर होएगा ही नहीं तो दौड़ेगा क्या, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होकर दौड़ेगा नहीं तो क्या हमें करंट मिलेगा, तो जवाब में आंसर है नो। समझ में आया बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस देखो क्या है, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब ये हमने एल्युमिनियम का एक कोई भी मेटल या कोई भी एक कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है। अब जब तक इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊंगा नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं होगा। क्या करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट कनेक्ट क्या बच्चों, वोल्टेज सोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस टू कंडक्टर। ओके, तो मान लो ये ए हुआ और ये क्या हुआ, बी हो गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन से चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, दैट इज नेगेटिव, और ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर अट्रैक्शन होंगे। समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। तो बच्चों होता क्या है कि देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं तो यहां पर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन क्रिएट करेंगे। बोलो हाँ यानी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होंगे, धक्का मुक्की होंगे, ठीक है। धक्का मुक्का का मतलब क्या बच्चों, कोलिजन होगा, ठीक है। और क्या एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते जाएंगे एक तरफ से दूसरे तरफ में। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, जब जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का खुद आई मीन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा, कोलिजन होगा, और इलेक्ट्रॉन का आयन से भी क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। और अगर कोलिजन हुआ तो दोबारा उसी एनर्जी में आने के लिए उनको टाइम लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने कहा कि भाई जब सब लोग यहां वहां जा रहे हैं, हापा चाटली जा रहे हैं, ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। मैं तुमको समझाता हूं बच्चों। मान लो तुम ट्रेन की एक बोगी में बैठे हुए हो, ठीक है। जनरल बोगी में तुम लोग ने जर्नी करा होगा बच्चों, जनरल बोगी में तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है। बहुत भीड़ है, कितने सीट्स होते हैं, 72 सीट्स होते हैं, ठीक है। मान लो उसमें 300 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और तुम्हें एक एंड से दूसरे एंड अगर तुमको जाना हुआ तो तुम क्या करोगे बच्चों, तुमको तो जाना है क्योंकि तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुमको उतरना है, ठीक है। मान लो एक से दूसरे एंड की तरफ तुमको जाना, तुम क्या करोगे, तुम अपने बगल वाले, तुम स्पेस क्रिएट करोगे पहले, तो अपने बगल वाले जो लोग हैं उसको ऐसे साइड में खड़ा करोगे, ठीक है बच्चों। अगर उस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसके तरफ वाला जो आदमी वो उस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो तुम ऐसे करके ऐसे साइड मतलब स्पेस बना करके आगे तो निकल जाओगे, लेकिन तुम जब जाओगे तो ऑब्वियसली वो जो दो लोग जो थोड़े से झुक गए थे वो फिर अपनी जगह में वापस आ जाएंगे। तो एक बार ऐसे गया फिर लौट के आ गया, तो व्हाट अबाउट द नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0, ठीक है। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हिच इज आल्सो 0,
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो इवन आफ्टर कनेक्टिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेगा, राइट। इसलिए हम लोगों ने एजम्पशन लिया, क्या एजम्पशन लिया, मान लो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एनसीसी कैडर वाले हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे बहुत ही डिसिप्लिन है ना। तो अगर सारे बहुत डिसिप्लिन हैं इसका मतलब क्या है बच्चों, कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने एजम्पशन लिया, ठीक है बच्चों, एजम्पशन लिया, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब इक्वल दूरी पे खड़ा है, ये हमने एजम्पशन लिया बच्चों, ताकि हम फ्लो दिखा सके। अदरवाइज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था, एवरेज वेलोसिटी जीरो आता तो पार्टिकल तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर आएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। बोलो हाँ है या नहीं बच्चों। क्यों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बच्चों, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आया समझ में बच्चों। तो अब जब ये हो जाएगा तो अब देखो बच्चों, अब जो है नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, हालांकि हमने एजम्पशन लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि फिर दोबारा उनमें क्या होगा बच्चों, धक्का मुक्की तो होना ही वाला है। ठीक है, तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों, मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, सभी पार्टिकल और सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों जी, जो कोलिजन और ज्यादा हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में नहीं होने वाला है। ठीक है, कोलिजन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो मतलब मान लो यहां से यहां जो मान लो बच्चों 10 सेकंड में पहुंचना चाहिए, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मान लो वो 7 सेकंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो 3 सेकंड का डिले हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, 3 सेकंड का डिले हुआ या नहीं हुआ, यही डिले जो है इसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, नाम का मतलब क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, आई मीन टू से द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। आया बच्चों समझ में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर आने में उनको समय ज्यादा लगेगा और इसी जो समय जो डिले को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और मैंने कहा कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, राइट, एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। तो बच्चों मान लो तुम ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो, ठीक है, पहले मान लो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हो, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हो तो क्या होगा, अगर धक्का तुमको लगता भी है तो दोबारा उस स्पीड में आने में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तुम बहुत ही स्पीड में हो, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में हो, ठीक है, और अगर तुम टकराते हो तो दोबारा उस स्पीड में आने के लिए तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए बच्चों विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया बच्चों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्या, मटेरियल, और आई मीन टू से कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। आया बच्चों समझ में, ठीक है, राइट। सो अब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया उनका नाम क्या था बच्चों, दैट इज ओम। आओ पढ़ते हैं ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या कहता है ओम्स लॉ बच्चों, ध्यान देके सुनो क्या कहता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है कि विथ, है ना, विथ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल डायमेंशन, मतलब टेम्परेचर को क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। क्यों, क्योंकि मैंने भी कहा तुमको टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या होता है, बढ़ जाता है। आया समझ में, ठीक है, तो टेम्परेचर को तुम कांस्टेंट रखोगे और डायमेंशन को बदलोगे नहीं, आई मीन उससे ना तो उसका लेंथ बढ़ाओगे ना घटाओगे, जैसा था कंडक्टर वैसा ही रखोगे। तो क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल डायमेंशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor. As I said earlier, कि potential is always across the terminal of a conductor or across its ends, whereas current is always through the conductor. ठीक है बच्चों, राइट, आया समझ में। तो आई कैन से हियर I is directly proportional to V। एक चीज याद रखना है, ये तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिजिकल डायमेंशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया। इसलिए जब तुम्हें ओम्स लॉ पूछा जाता है तुम पहले कंडीशन के बारे में बताओगे
ताकि तुम भूल ना जाओ, ठीक है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि क्या बच्चों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और आई कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू I इंटू अ कॉन्स्टेंट R, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज R इज इक्वल टू V बाई I, एंड दिस R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर बच्चों? R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या होगा इसका यूनिट बच्चों? यूनिट होगा 1 ओम, ऐसे लिखते हैं बच्चों ओम को, ठीक है, इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। तो व्हाट इज डिफाइन 1 ओम? तो बच्चों 1 ओम इज नथिंग बट क्या है बच्चों? 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है। when the conductor is applied a potential difference of 1 volt and a current of 1 ampere is flowing through the conductor, ठीक है बच्चों। तो उसको बोलेंगे हम 1 ओम। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। तो फाइनली क्या आया ओम्स लॉ बच्चों? हमारा ओम्स लॉ आया V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज व्हाट? रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज इक्वल टू ओम। लिखते कैसे? या तो हम OHM ओम लिख लो, या यूं लिख लो, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ठीक है बच्चों। समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं, राइट। तो तुम्हें ये भी पता हो चला क्या कि मतलब फिजिकल डायमेंशन और क्या टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। आया बच्चों समझ में? आओ अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्या V वर्सेस I का, ठीक है बच्चों। तो देखो V इज इक्वल टू I यार, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं? V इक्वल R इंटू I। बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें कहा था पहले भी, है ना, Y इक्वल टू mx। ये क्या है बच्चों? ये है एक स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ यानी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे? देखो बच्चों मैं तुमको दोबारा समझाता हूँ कैसे है, ठीक है, ध्यान देके देखो। हाँ, मान लो मैंने Y इक्वल टू mx प्लस C लाइन लिया, ठीक है, मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चों? ध्यान देके सुनो। देखो अगर मैंने कहा कि एनी पॉइंट, ये रहा y एक्सिस, x एक्सिस, तो व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बच्चों? दैट इज x, 0। बोलो हाँ यानी। एंड व्हाट इज द एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस? दैट इज 0, y, ठीक है बच्चों। जब तुम x एक्सिस में आगे बढ़ रहे हो ना, तो y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, y का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है, x का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब तुम y पे आगे बढ़ रहे हो तो क्या होगा बच्चों? y का वैल्यू चेंज हो रहा है, x का वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो हम क्या करेंगे? एक बार x 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो एक पॉइंट मिल जाएगा x, y। बोलो हाँ यानी। फिर y को 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो फिर एक पॉइंट मिल जाएगा x, y। दो पॉइंट को लोकेट करेंगे, लाइन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, निकल गया हमारा इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा मान लो इसको ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा बच्चों? पहले x को 0 लो, तो y कितना आएगा? दैट इज c। तो पॉइंट क्या बना? 0, c। ठीक है, अब y को 0 लो बच्चों, मतलब mx प्लस c बराबर 0, तो x हो जाएगा माइनस सी बाई एम। तो पॉइंट क्या बना बच्चों? माइनस सी बाई एम, 0 बन गया पॉइंट। बोलो हाँ यानी। अब इन दोनों पॉइंट क्या करते हैं? हम लोकेट करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसको लोकेट करा हमने, है ना। देखो ध्यान देके सुनो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम आता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्या है? ये है y एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है माइनस x एक्सिस। ठीक है, पॉइंट क्या है? एक है 0, c। तो बच्चों 0, c कहाँ होगा? x में 0 है, मतलब ऑब्वियसली y एक्सिस है, पॉजिटिव c है इसलिए ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या है? x में क्या है बच्चों? माइनस c बाई एम है, तो यहाँ कहीं आएगा माइनस सी बाई एम, 0। बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बच्चों? ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बन जाएगा लाइन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार, राइट, जैसा मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y इक्वल टू mx करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या है बच्चों? y इक्वल टू m इंटू एक्स है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? x को 0 पुट किया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो पॉइंट क्या बना बच्चों? 0 बना। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे? y को 0 पुट कर दोगे, इंप्लाइज mx क्या हो गया? 0। m तो 0 होगा नहीं क्योंकि स्लोप है, तो x क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट क्या बना? 0, 0। अब देखो बच्चों, दोनों ही केस में हमारे पास में एक ही पॉइंट बना, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, पॉइंट क्या बना? ओरिजिन। तो ओरिजिन से लाइट निकल गया, लाइन निकल गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये तुमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब आओ बच्चों यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि y v इक्वल ri है, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx। यहाँ पर m कांस्टेंट था, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, अब y के बदले क्या ले लेंगे? v, तो y को मिटा देंगे, यहाँ लिख देंगे v। x के बदले लिख देंगे क्या बच्चों? यहाँ पर i लिख देंगे। समझ में आया बच्चों? और इनका स्लोप निकाल लो बच्चों। स्लोप निकालने आता है ना बच्चों? राइट, राइट बच्चों, कैसे निकालते हैं स्लोप? हाँ देखो, राइट, ये एक ले लो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? दैट इज y2, ये है y1, ये है x2, है ना, ये है x1। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ये y है, ये x एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा बच्चों? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हो जाएगा V2 क्योंकि B एक्सिस है, यहाँ ड्रॉ करो हो जाएगा V1, यहाँ ड्रॉ करो हो जाएगा I2, यहाँ ड्रॉ करो हो जाएगा I1। तो बच्चों क्या होगा स्लोप, दैट इज V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1 विच इज नथिंग बट V बाई I विच इज नथिंग बट R। तो स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और वैसे भी हम अगर कंपेयर करते हैं तो स्लोप क्या होगा, दैट इज इक्वल टू R होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस चीज को लिख लो बच्चों, सारे मैथ्स को भी लिख लो, डोंट लीव एनीथिंग बच्चों। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ये तुमको मदद करेगा बच्चों एग्जाम के टाइम में, ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ देखो बच्चों, देखो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो व्हाट इज I इज इक्वल टू बच्चों V बाई R, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस इज G इंटू V, I इज इक्वल टू व्हाट इज G इक्वल टू 1 बाई R, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। समझ में आया बच्चों? व्हाट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। कोई कोई बुक में G लिखता है, कोई बुक में बच्चों C भी लिखता है, C इक्वल टू 1 बाई R। C क्या है, कंडक्टेंस है। तो क्या होगा इसका यूनिट, चाहे C ले लो या G, बात बराबर। यूनिट क्या होगा बच्चों, 1 बाई ओम, इसको कहते हैं ओम इनवर्स या फिर बोलते हैं साइमन, SIEMEN, है ना, साइमन कहते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। ओम इनवर्स क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, ठीक है, जस्ट देखो ये भी सवाल बड़े बड़े अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों। I इज देखो क्या हो गया यहाँ पर, V इज इक्वल टू IR, तो I कितना हो गया, V बाई R हो गया, दैट इज V बाई कितना, दैट इज C इंटू V हो गया। मान लो अगर मैं C लेता हूं तो, समझ में आया किसको बच्चों, कंडक्टेंस को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बच्चों, ये क्या होगा I हो जाएगा, ये हो जाएगा V, अभी भी ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका निकाल दूंगा क्या स्लोप, तो ये बन जाएगा I2, ये बन जाएगा I1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V1, स्लोप बराबर I2 माइनस I1 बाई V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू I बाई V विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, राइट। I बाई V क्या होता है बच्चों, होता है कंडक्टेंस। समझ में आया बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं, विच इज इनवर्स ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हुआ कंडक्टेंस, राइट बच्चों, कंडक्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, और हमने स्लोप निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों याद रखना, जो कोई भी सब्सटेंस विच फॉलोज द ओम्स लॉ दैट इज नोन एज ओहमिक रेजिस्टेंस, ओहमिक एलिमेंट, राइट। और जो ओम्स लॉ फॉलो ना करे वो क्या है बच्चों, नॉन ओहमिक है। तो कैसे पता चलेगा कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो सबसे बेहतरीन जवाब है बच्चों, जिस भी किसी मेटल का या कंडक्टर का, ठीक है, उसका V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो है ओहमिक रेजिस्टर, ठीक है। मतलब बच्चों कंडक्टर एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, है ना, और उसका प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट नोन एज व्हाट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, वेयर एज रजिस्टर या कंडक्टर क्या है, एलिमेंट है। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। तो अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक। हालांकि मैं तुमको बता दिया व्हाट इज ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर, तो जो ओम्स लॉ फॉलो, ये क्या करता है, ओबे करता है, किसे, ओम्स लॉ को। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, पहला डिफरेंस, ठीक है। मान लो हम डिफरेंस में ही पढ़ लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता सवाल में, हाँ आई मीन एग्जाम में, कि क्या है डिफरेंस बिटवीन द ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ये ओम्स लॉ फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है इसका V वर्सेस I कर्व क्या होगा, दैट इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, आई मीन टू से रेजिस्टेंस, सॉरी V वर्सेस I कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन, ठीक है। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये तो फॉलो नहीं करता ओम्स लॉ, मतलब इसका V वर्सेस I कर्व क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे स्लोप निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा स्लोप, तो यहाँ से निकाल देंगे, दैट इज V2, ये बन जाएगा V1, ये बन जाएगा I2, ये बन जाएगा I1, तो स्लोप क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ बच्चों, ठीक है, कर्व में स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, सेम आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका स्लोप इस पॉइंट में निकालूं और इस पॉइंट में, तो अलग अलग आएगा। तो यहाँ स्लोप क्या आएगा बच्चों, दैट इज सेम। यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। समझ में आया बच्चों, राइट। अब एग्जांपल दे बच्चों, जितने सारे मेटल्स हैं, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर एंड दे फॉलो द ओम्स लॉ, ओके। यहाँ हम बोल सकते हैं बच्चों पीएन जंक्शन है ना, डायोड है ना, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। पीएन जंक्शन को हालांकि डायोड ही कहते हैं, तो डायोड है, ट्रायोड है,
आईजीबीटी है, मॉसफेट है ना, ये बहुत सारे ऐसे, राइट बच्चों, नॉन ओहमिक रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना ये डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस भी एग्जाम में बड़ा आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चे, पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बच्चों, फैक्टर, FACTOR। बच्चों मेरे हैंडराइटिंग में प्लीज मत जाओ, ठीक है, इतना अच्छा हैंडराइटिंग मेरा नहीं है बच्चों, राइट। दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, राइट बच्चों। तो बच्चों देखो क्या क्या अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, पहला बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द माय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, राइट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसकी चर्चा हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ इन दोनों को लेके बात करते हैं पहले बच्चों। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A एंड R इक्वल टू कांस्टेंट रो L/A। समझ में आया बच्चों? इस रो को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, राइट, या कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, राइट, क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों जैसे मान लो मैंने कहा पानी भरो, एक ग्लास में पानी भरो, ठीक है, ये क्या, मैंने स्पेसिफिकली बात नहीं करी कितना पानी भरो। अब मैंने कहा ग्लास में 10 ml पानी भरो, ठीक है, तो जब मैं 10 ml की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली द अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। बट जब मैं कहता हूं पानी भरो ग्लास में, तो मैं कितना पानी भरना है, फुल करना है कि हाफ करना है कि थोड़ा सा रखना है, ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, तो यहां मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है नेचर ऑफ द मटेरियल। आई मीन टू से, देखो बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कॉपर, ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या है? कांस्टेंट है। दुनिया का कॉपर कहीं का भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे उड़ीसा का हो या बंगाल का हो या फिर दिल्ली का हो, स्टॉकहोम का हो, है ना, US का हो, जर्मनी का हो, अगर ये कॉपर है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, और आई मीन टू से रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज आल्सो कांस्टेंट, बट कॉपर का रेजिस्टिविटी और एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी दे आर नॉट द सेम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आई कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों किन किन चीजों पर डिपेंड किया? ठीक है, अब मैंने कहा नेचर ऑफ मटेरियल, कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं एल्यूमिनियम लूं, जैसे बच्चों मान लो मैंने सिल्वर लिया Ag, एल्यूमिनियम Al एंड कॉपर Cu लिया, तो सबसे ज्यादा अच्छा मेटल कौन है बच्चों? दैट इज क्या? Ag। उसके बाद कौन है? कॉपर। उसके बाद कौन है? एल्यूमिनियम। तो ये आएगा फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में। लेकिन हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्या हम अपने घर में सोने और चांदी के वायर लगाएंगे? तुम्हारे पास पैसे तुम लगा सकते हो, लेकिन काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा घटिया कंडक्टर है, राइट। लेकिन कॉपर क्या है, हमारे बजट फ्रेंड में भी है और एक अच्छा कंडक्टर भी है बच्चों। तो ये Ag, Al और Cu, these are nothing but the nature of the material। तुमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के बदले अगर तुम कॉपर ले जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। कॉपर एक अच्छा मेटल है, अच्छा मेटल मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका? घट जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस घटा तो क्या हो जाएगा बच्चों? करंट बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और चौथा क्या है बच्चों? टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। तो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में आए तो बच्चों चारों फैक्टर लिखना, 2 मार्क का आता है, तो ईच कैरीज हाफ मार्क। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, यहाँ पर R बराबर रो L/A। ठीक है, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, या कहूंगा मैं नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों चर्चा करते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है बच्चों, राइट। अगर हम मेटल ले, हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, ऐसे लिखता हूं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंप्लाइज रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर मैंने कहा मान लो कोई भी एलॉय, एलॉय की बात करी मैंने, हाँ, एलॉय का जैसे मान लो मैंने ले लिया क्या? कॉन्स्टेंटन, है ना, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, है ना, कॉन्स्टेंटन, या फिर मैंने कहा मैंगानीन,
है ना बच्चों। ये दो ऐसे एलॉय हैं जो कि इसके टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तब भी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये तुमको याद रखना है बच्चों, किन चीजों पर डिपेंड करता है यार, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। आया बच्चों समझ में, बोलो हाँ या नहीं, राइट। तो एक चीज याद रखना, अगर मैं बात करता हूं मेटल का, देखो बच्चों ये समझ में आया ना बच्चों, मैं बात करता हूं मान लो मेटल का, ठीक है। अगर मैंने मेटल कहा बच्चों, अगर मैंने मेटल कहा, ठीक है, मेटल, तो मेटल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है बच्चों, बहुत कम, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बच्चों आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर रेजिस्टेंस कम होना है, देखो लेंथ और एरिया में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चों इंसुलेटर, ये हो मेटल या फिर मैंने कह दिया कंडक्टर, मैंने कहा इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, तो इंसुलेटर में क्या बच्चों, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो होते हैं। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं बच्चों, उसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं बच्चों। अगर रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब किसी भी कीमत पे करंट वहां फ्लो नहीं होने वाला है। ठीक है, और अब मैंने कहा सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूं सेमी कंडक्टर तो इट्स नाइदर अ गुड कंडक्टर नॉर अ गुड insulator। ठीक है, so the resistivity of the semiconductor lies somewhere between the metal, I mean to say conductor and insulator। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, द मेटल, नॉन मेटल और क्या, आई मीन टू से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कहानी टेम्परेचर पे डिपेंड की पहले, और दूसरा क्या बच्चों कि अगर हम मेटल लें, इनफाइनाइट हो जाएगा उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान दो, है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या है बच्चों, V बाई आई है। अगर आई ज्यादा हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर करंट क्या है, ज्यादा है। समझ में आया बच्चों। सिमिलरली, है ना, अगर करंट अगर कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, करंट कम मतलब क्या, इंसुलेटर है, राइट। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ से बोल दिया कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई आर। अगर आर हो जाएगा इनफाइनाइट तो आई कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और आई जीरो का मतलब सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। एक चीज मैं तुमको बताऊंगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हाँ बच्चों, करंट फ्लो होने के लिए, हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन थिंग इज सर्किट मस्ट बी क्लोज। अगर सर्किट क्लोज ना हुआ बच्चों, जैसे कि मान लो एक बॉडी ऐसे ऐसे मैंने वोल्टेज दिया, ऐसे लगा के यहाँ पर ऐसे लगा के छोड़ दिया, तो करंट यहाँ पर कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बच्चों याद रखना, क्या, करंट आई मीन चार्ज दौड़ सकता है लेकिन कूद नहीं सकता है, जंप नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए अच्छी बात है, अगर चार्ज जंप कर पाता तो शायद दुनिया में लाइफ नहीं रहती। ठीक है बच्चों, एक ही मतलब लाइटनिंग से बहुत कुछ नुकसान हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये था रेजिस्टिविटी के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आ जाओ चॉइस ऑफ मटेरियल। हाँ बच्चों एक बात बोलना भूल गया मैं, कंडक्टिविटी, जैसे मैंने पढ़ा कंडक्टेंस बच्चों, आर क्या था, आई मीन मैंने कहा आई इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू क्या बच्चों, आई आर। बोलो हाँ यानी, हमने पढ़ा ओम्स लॉ में, क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो गया, V बाई आर, और 1 बाई आर क्या हुआ बच्चों, 1 बाई आर इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, सिमिलरली R क्या हुआ बच्चों, रो L बाई A, तो रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी। हाँ, तो व्हाट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी, नथिंग बट कंडक्टिविटी। समझ में आया बच्चों। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है बच्चों, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आओ निकालते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। बच्चों आओ देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो मुझे पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो निकाल दो, दैट इज आर इंटू ए होल डिवाइड बाई एल। आर क्या है, ओम, ए क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर, एल क्या है, मीटर, मीटर मीटर कैंसल, दैट इज ओम इंटू मीटर, दैट इज व्हाट, रेजिस्टिविटी का यूनिट। बट व्हाट इज कंडक्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई ओम मीटर। तो 1 बाई ओम को क्या कहा था मैंने बच्चों, या तो हम लिखते हैं ओम इनवर्स या लिखेंगे साइमन, तो साइमन पर मीटर, दैट इज कंडक्टिविटी। आया बच्चों, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट चिल्ड्रन, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों लास्ट पोर्शन में हम पहुंच गए इसके, दैट इज चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल। ओके,
ऑफ अ वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो पहला हम देखेंगे पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, हाँ, फॉर पावर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन, है ना। बच्चों एक बात ध्यान देकर सुनो, हमारे घर के बाहर जो पोल लगा हुआ है ना, उसमें जो वायर गए हुए हैं, जो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है बच्चों, तो उसका कंडक्टर कैसा होना चाहिए बच्चों? ठीक है, देखो ट्रांसमिशन लाइन करंट या पावर कैरी करके लेके आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो उसका रजिस्टर उसका उसका उसमें करंट क्या होना चाहिए बच्चों? ज्यादा होना चाहिए। और करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और व्हाट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो लेंथ और एरिया में तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों के, क्योंकि कहां से पावर आ रहा है, उतना लंबा लेंथ का तुमको वायर देना पड़ेगा। ठीक है, एरिया में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे, हमको आर कम चाहिए ना, उस मटेरियल का रो क्या होना चाहिए बच्चों? कम होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम कॉपर वायर ले लेंगे। ठीक है, कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी क्या है? कम है। अगर तुम एल्यूमिनियम लोगे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, आई मीन कॉपर के मुकाबले ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉपर। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम लोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन करंट कैरी करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आया बच्चों? अगर तुम एजी लोगे या एयू लोगे या पीटी लोगे, है ना, ये चांदी है, ये सोना है, ये क्या है? प्लैटिनम है, तो ये सारे बहुत शानदार कंडक्टर हैं, लेकिन बात वही बन जाएगी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये है पहला ट्रांसमिशन लाइन के लिए चॉइस ऑफ मटेरियल। ठीक है, आ जाओ बच्चों दूसरा बात करते हैं द रेजिस्टेंस वायर और मतलब स्ट्रैंड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रेजिस्टेंस वायर, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वायर, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं एक बार पढ़ लेता हूं बच्चों। सच वायर्स आर ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें क्या कहा था, है ना, रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो दो मेटल मैंने कहे थे क्या? एक था कॉन्स्टेंटन, एक था मैंगनीन। इन दोनों का, ये दोनों एलॉय हैं। ठीक है, और इनका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है टेम्परेचर के वेरी करने से। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तीसरा आ जाएगा बच्चों फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किसका बनेगा बच्चा? बताओ मुझे फ्यूज वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। बच्चों याद रखना, है ना, एलॉय ऑफ लेड पीबी एंड टिन, इसके एलॉय से क्या बनता है? फ्यूज का वायर बनता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो बच्चों फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो बल्ब जब जलता है बच्चों, थोड़ी ना फ्लेम देता है, रोशनी देगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन फ्लेम नहीं होगा। मान लो उसका फिलामेंट जल जाएगा बार बार बच्चों, तो बार बार बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब किससे बना होता है बच्चों? दैट इज टंगस्टन वायर से बना होता है। किससे? टंगस्टन वायर से। ठीक है, किससे बच्चों? टंगस्टन वायर से। क्यों बना बना होता है टंगस्टन वायर से? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, क्या है? बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या होगा, मतलब फ्लेम नहीं देगा या राख, जल के राख नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या बच्चों? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों द हीटिंग एलिमेंट, जैसे कि मान लो गीजर हुआ, या फिर वो जो इंडक्शन कुकर हुआ, या फिर क्या उसको बोलते हैं, ओवन हुआ, टोस्टर हुआ, ये सब हीटिंग एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं निक्रोम वायर से। ठीक है बच्चों, निक्रोम के वायर से ये बने होते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका भी वही हाल है, क्या? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बच्चों। देखो है ना, अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो इंडक्शन कुकर, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वायर जल जाएगा, बार बार वायर जल जाएगा, तो बार बार तुमको बदलना पड़ेगा, और ये क्या है? एक्सपेंसिव है। तो क्यों ना ऐसा मेटल इस्तेमाल किया जाए जो हीट रेजिस्टिव हो। समझ में आया ना बच्चों? समझ में आया, राइट? ठीक है, तो ये है तुम्हारा निक्रोम वायर से बना होता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों लास्ट पोर्शन इज व्हाट? दैट इज व्हाट बच्चों? हाँ बताओ, सुपर कंडक्टर। ठीक है, जैसे होते हैं सुपरमैन, वैसे ही सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो किसे कहेंगे सुपर कंडक्टर बच्चों? जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, है ना, इवन एट द वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, कितना बच्चों? जैसे मान लो मैं बोलूं सुपर कंडक्टर इज सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। बच्चों रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, राइट? मिनिमम हो सकता है। मान लो एक चींटी है, तुम उस चींटी को अगर तुम परेशान करोगे तभी वो तुमको काट सकती है, मतलब वो रेजिस्ट करेगी,
है ना, समझ में आया कि नहीं? तो रेजिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो किसे कहते हैं? सुपर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस लगभग नियर अबाउट जीरो है एट वेरी लो टेम्परेचर। तो क्या क्या एग्जांपल है बच्चों? मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी बिलो 4.2 केल्विन, बच्चों मैं केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। देन लेड बिलो लेड बिलो 7.25 केल्विन, ये सब क्या है? और बच्चों, और आई कैन से नियोबियम बिलो 9.2 केल्विन। दीज आर ऑल व्हाट चिल्ड्रन? दैट इज सुपर कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अगर आएगा तो एग्जांपल में लिख, एग्जांपल में आया तो ये तीनों एग्जांपल तुम दे सकते हो अलोंग विद द टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, हाँ यानी तो ये था पहला चैप्टर हमारा, क्या? दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इफेक्ट्स ऑफ करेंट इन सीबीएसई। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम दोबारा मिलेंगे अगले चैप्टर के, आई मीन इसके अगले एक्सरसाइज के साथ में और सॉल्विंग न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा मेरे बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड या प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।